हेलो नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका निम्बस आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। राज्यसभा के इलेक्शन पिछले काफी समय से हमें लगातार न्यूज के अंदर देखने को मिल रहे हैं, जिस वजह से ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप यूपीएससी 2024 को टारगेट कर रहे हो या फिर स्टेट सिविल सर्विसेज को आप टारगेट कर रहे हो। सो राज्यसभा के इलेक्शंस के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। खास तौर पे आज के हमारे इस डिस्कशन सेशन का मेजर जो टॉपिक है दैट इज इलेक्शंस। सो इलेक्शन के रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स एंड कंसेप्ट्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि राज्यसभा के इलेक्शंस की जब बात आती है तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जैसे कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये जो दो अलग अलग टर्म्स मैंने यहाँ पे बोली जिसको हम इलेक्शन मेथड की बात करते हैं, सो इनको बहुत अच्छे से समझेंगे कि इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो हमारी टेक्स्ट बुक्स होती हैं उसके अंदर इनको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया जाता है। सो जो भी आपके डाउट्स हैं इलेक्शन मेथड के रिलेटेड, या फिर अगर हम बात करें कितने प्रपोजर्स चाहिए जब राज्यसभा के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना है किसी कैंडिडेट ने, सो हर एक फैक्ट को बड़ी डिटेल में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि हर एक स्लाइड पे आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर आपने लक्ष्मीकांत को भी पढ़ा है या किसी भी बुक को पढ़ा है, किसी भी पॉलिटी की टेक्स्ट बुक को पढ़ा है, तो उससे कई नई इंफॉर्मेशन जो है वो आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। सो लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। सो स्टार्ट करते हैं। राज्यसभा के इलेक्शंस की अगर हम बात करें तो रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा अनाउंसमेंट की गई थी फॉर द 56 सीट्स ऑफ राज्यसभा। सो राज्यसभा की 56 सीट्स के लिए रिसेंटली इलेक्शन जो है वो अनाउंस किए गए हैं। टोटल हमारे यहाँ पे 15 इंडियन स्टेट्स के अंदर ये जो इलेक्शंस हैं ये होने वाले हैं। रिसेंटली आपको यूपी, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका न्यूज के अंदर देखने को मिल रहे थे, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि इलेक्शंस होते कितने टाइम के बाद है, तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 80 क्लॉज 1 ये बोला जाता है कि जो राज्यसभा है ये परमानेंट हाउस है पार्लियामेंट का। जैसे कि हमें पता है कि पार्लियामेंट के अंदर दो हाउसेज हैं हमारे पास। एक तो अपर हाउस होता है दैट इज राज्यसभा, जिसको हाउस ऑफ एल्डर्स भी बोला जाता है। एक हमारे पास लोअर हाउस होता है दैट इज लोकसभा, जिसको हाउस ऑफ पीपल भी बोला जाता है। सो जो अपर हाउस है ये कभी डिसॉल्व नहीं होता, ये कभी रद्द नहीं होता। इसमें क्या होता है कि हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर्स जो है उनको रिटायर किया जाता है। अब देखो, हर 2 साल के बाद अगर आप 33% मेंबर को रिटायर कर रहे हो तो उनकी जगह पे आपको 33% नए मेंबर्स जो हैं उनको इलेक्ट भी तो करना पड़ेगा। तो मतलब क्या है, इस बार 56 सीट्स के लिए जो इलेक्शंस है 2024 के ये हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई। अब बात ये होती है कि क्या इलेक्शन होना, हर बार इलेक्शन होना या हर एक सीट के ऊपर इलेक्शन होना जरूरी होता है? तो बिल्कुल भी नहीं। इलेक्शन हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? आपको लग रहा होगा शायद ये गलत चीज है। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि देखो, अगर हमारे पास मान लो कि पंजाब के अंदर 3 सीट्स के लिए इलेक्शन होने हैं, पंजाब के 3 जो आपके राज्यसभा के मेंबर हैं वो रिटायर हुए। पंजाब में वैसे 7 आपके राज्यसभा के मेंबर हैं, मान लो 3 उसमें से रिटायर होते हैं और उन 3 सीट्स के लिए यहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं और 3 ही कैंडिडेट हैं जो कंटेस्ट कर रहे हैं। पंजाब में 3 सीट्स के लिए इलेक्शन हो रहे हैं और 3 ही कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इलेक्शन करवा के फालतू का खर्चा करने का क्या मतलब है? आपको वो खर्चा करने से बचना है। तो 3 ही कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं और 3 ही सीट्स हैं, तीनों के तीनों को राज्यसभा का मेंबर जो है वो बना दिया जाएगा। तो वहां पे इलेक्शंस कंडक्ट ही नहीं होंगे। सो इलेक्शंस तब कंडक्ट होते हैं जब जितनी नंबर ऑफ सीट्स खाली हुई हैं उससे एक्सीड कर जाते हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो उन सीट्स के इलेक्शन के लिए कंटेस्ट करना चाहते हैं, राइट। सो इस बात को आपने क्लियर रखना है। प्रेजेंटली जैसे आपको पता होगा कि वैसे तो हमारी राज्यसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वो 250 मेंबर हो सकती है, लेकिन प्रेजेंटली 245 सीट्स है जो फील्ड सीट्स आप बोल सकते हो। 245 की अगर हम बात करें तो इसमें से 233 जो मेंबर होते हैं राज्यसभा के वो इलेक्टेड होते हैं, मतलब वो इलेक्शन के थ्रू आएंगे। और 12 जो हमारे मेंबर्स हैं वो क्या है, नॉमिनेटेड रहते हैं, जिनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। वीडियो के लास्ट में हम नॉमिनेटेड मेंबर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि आज का हमारा जो सेशन खास तौर पे इलेक्टेड मेंबर्स के ऊपर रहने वाला है। इलेक्टेड मेंबर्स की अगर हम बात करें, प्रेजेंटली 233 में से आपको 228 जो मेंबर है वो कहां से आते हुए देखने को मिलेंगे, वो आएंगे स्टेट से। स्टेट से हमारे पास 228 मेंबर आते हैं और जो 4 मेंबर हमारे बच गए वो कहां से आएंगे, यूनियन टेरिटरी से। जैसे कि आपको पता है कि प्रेजेंटली 2 यूटीज हैं, एक तो दिल्ली है और एक है पुडुचेरी,
जहां से मेंबर्स राज्यसभा में आते हैं। एक यूटी हमारे पास और होगी, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन अभी तक वो वहां से मेंबर्स इलेक्ट होके नहीं आ रहे, ये भी आपको आई होप पता होगा, लेकिन फ्यूचर में आ सकते हैं। और कितने आएंगे जम्मू एंड कश्मीर से? 4 आएंगे। और दिल्ली से कितने आते हैं? दिल्ली से हमारे पास 3 आते हैं, एंड पुडुचेरी से 1 हमारे पास राज्यसभा का जो एमपी है वो चुन के आता है, राज्यसभा का जो मेंबर है वो चुन के आता है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जिसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट मूव करते हैं कि राज्यसभा की जो सीट्स की एलोकेशन है इसके बारे में कहां पे लिखा गया है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है। शेड्यूल नंबर 4, शेड्यूल नंबर 4 के अंदर मेंशन किया गया है कि किस तरीके से जो सीट्स है राज्यसभा की ये एलोकेट की जाएंगी। आपको पता है कि ये परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन के बेसिस के ऊपर एलोकेशन की जाती है। ये आपके पास एक टेबल है जिसके अंदर मेंशन किया गया है कि कितनी सीट्स कौन सी स्टेट के पास आपको देखने को मिलती है। इस टेबल में अगर आप ध्यान से देखो तो जैसे सबसे पहले हमारे पास आंध्र प्रदेश लिखा गया है, जहां पे टोटल आपको 11 सीट्स देखने को मिलेंगी, राइट, अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन यहां पे देखो पर पीपल पर सीट आप बोल सकते हो, कितने जनता एक सीट के पीछे रिप्रेजेंट हो रही है। देखो ज्यादा अगर जनता होगी तो सीट्स ज्यादा होंगी, अगर जनता कम है तो ऑटोमेटिकली सीट्स भी कम होंगी। एग्जांपल, आंध्र प्रदेश में पॉपुलेशन ठीक ठाक है तो वहां पे 11 सीट्स है, और अरुणाचल प्रदेश में पॉपुलेशन कम है तो वहां पे 1 ही सीट है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं मणिपुर के अंदर 1 सीट आपको देखने को मिलेगी, मिजोरम के अंदर आपको 1 सीट देखने को मिलेगी, राइट, इसको आपने ध्यान देना है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश के अंदर आपको सबसे ज्यादा सीट्स देखने को मिलती हैं, दैट इज 31 सीट्स। देखो सबको याद करने की जरूरत नहीं है, इतना याद रख लो कि अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ये जो सीट्स हैं इनको डिवाइड किया जाता है, और राज्यसभा की सीट्स की एलोकेशन के बारे में शेड्यूल 4 जो है ये बात करता है। इट इज इंपॉर्टेंट, राइट, इन सबको याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि क्वालिफिकेशंस क्या रहेंगी, क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, तो आपने जरूर इसके बारे में पढ़ा होगा। नंबर 1, जो राज्यसभा का मेंबर बनना चाहता है वो सिटीजन तो होना ही चाहिए, और यहाँ पे जो एज है दैट इज मिनिमम 30 इयर्स की एज होनी चाहिए। लोकसभा के लिए 25 साल रहता है, बट राज्यसभा के लिए 30 साल की मिनिमम एज यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, तभी इसको हाउस ऑफ एल्डर्स बोला जाता है। हाउस ऑफ एल्डर इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पे कंपैरेटिवली ज्यादा एज के जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट होके या नॉमिनेट होके आते हैं। देन इसके अलावा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो होल्ड नहीं करना चाहिए पर्सन, और अगर कोई फ्यूचर में पार्लियामेंट के द्वारा क्वालिफिकेशन रखी जाती है तो उस क्वालिफिकेशन को भी फुलफिल करना पड़ेगा। ये बात संविधान के अंदर लिखी गई है। जैसे हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, उसके अंदर भी जो क्वालिफिकेशंस है उसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। जैसे आपने रिसेंटली सुना होगा अबाउट द राहुल गांधी कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था फ्रॉम द लोकसभा, उसी तरीके से राज्यसभा के लिए भी वो डिस्क्वालिफिकेशंस रहती हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की जो डिस्क्वालिफिकेशन है, राइट, इसको आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जब आप इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हो तो अपना जो नाम है वो रजिस्टर करने के लिए, वो अपना जो नॉमिनेशन फॉर्म है वो भरने के लिए आपके पास क्या है, कुछ प्रपोजर्स होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि कल को मैं उठ के बोलूं कि मेरी एज 30 इयर्स है और मैं राज्यसभा के इलेक्शन से लड़ना चाहता हूं, ऐसा नहीं हो सकता। जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हैं उनको हटाने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे एक मिनिमम रिक्वायरमेंट रखी गई है कि वही कैंडिडेट इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएगा जिसको कम से कम या तो उस स्टेट की विधानसभा की जो टोटल सीट है उसके 10% मेंबर्स का सपोर्ट मिले, या फिर 10 मेंबर्स का सपोर्ट मिले, विच एवर इज लेस। जो कम होगा वो यहां पे हमने देखना है। अगर मान लो कि हम बात करें यूपी की तो हमारे पास 403 सीट्स हैं, 403 सीट्स है, तो मतलब आपके पास मोर देन आप बोल सकते हो 40% यहां पे बनेगा। अगर हम 10% की बात करते हैं तो यहां पे 40 मेंबर्स अगर सपोर्ट करेंगे तो फिर क्या बंदा वो इलेक्शन में खड़ा हो पाएगा? नहीं, वहां पे आप देखोगे 10 सीट्स। मैंने क्या बोला, या तो 10% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ विधानसभा, या फिर आप बोल सकते हो 10 सीट्स विच एवर इज लेस, जो कम होगा उसको आपने देखना है, राइट। अगर मान लो फॉर एग्जांपल कि कोई स्टेट है उसके अंदर 35 ही सीट्स हैं विधानसभा की, तो वहां पे आप क्या देखोगे, वहां पे फिर आप 10 सीट्स नहीं देखोगे, वहां पे आप देखोगे 10%, क्योंकि 35 का 10% कम होगा किससे? 10 सीट से। तो इसको आपने याद रखना है, या तो 10% ऑफ द विधानसभा की टोटल स्ट्रेंथ, या फिर 10 सीट्स विच एवर इज लेस। इसको क्लियर रखना है आपने। उतने बंदे आपके नाम को, उतने एमएलए आपके नाम को सपोर्ट करेंगे तो फिर वो पर्सन जो है वो इलेक्शंस में खड़ा हो सकता है, राइट।
उसके बाद हमारे पास एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 80 क्लॉज 4। आर्टिकल 80 क्लॉज 4 के अंदर क्या बोला जाता है कि जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं इसको इलेक्ट किया जाएगा बाय द स्टेट लेजिस्लेटर्स। स्टेट लेजिस्लेटर से मतलब है एमएलए, मतलब मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और यहां पे जो इलेक्शन होने वाला है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। इनडायरेक्ट इलेक्शन का यहां पे मतलब क्या है, वैसे तो आप जानते होंगे इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है। देखो, जो स्टेट के अंदर एमएलए बैठे हुए हैं, इन एमएलए को किसने चुना है, तो इन एमएलए को चुना गया है बाय द पीपल, जनता के द्वारा एमएलए को चुना गया है। अगर कोई नॉमिनेटेड एमएलए यहां पे है तो उस नॉमिनेटेड एमएलए की बात यहां पे नहीं हो रही है, मतलब नॉमिनेटेड एमएलए राज्यसभा का मेंबर चुनने के लिए वोट नहीं करेगा, सिर्फ इलेक्टेड वाले करेंगे जिनको जनता ने चुना है। वो आगे वोट करके क्या करेंगे, एमपी को चुनेंगे। कौन सा एमपी, जो आपका मेंबर बनेगा राज्यसभा का, राइट। सो जनता ने चुना किसको, जनता ने चुना अपने एमएलए को, और उस एमएलए ने आगे चुना है किसको, राज्यसभा के मेंबर को। तो यहां पे क्या है, डायरेक्टली जनता ने नहीं चुना है, जनता ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुना, उस रिप्रेजेंटेटिव ने आगे किया है मेंबर ऑफ राज्यसभा को चुना, मतलब इनडायरेक्ट तरीके से यहां पे इलेक्शन जो है वो हो रहा है। सीधा जनता नहीं चुनती है, जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं, इस बात को आपने क्लियर रखना है, राइट। और जो नॉमिनेटेड एमएलए होंगे वो यहां पे वोट नहीं करेंगे, इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सिर्फ इलेक्टेड वाले करेंगे, क्योंकि फिर ही इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है वो माना जाएगा। क्योंकि नॉमिनेटेड जो मेंबर्स अगर मान लो किसी विधानसभा के अंदर है, वो गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे, जनता ने उनको नहीं वहां पे बिठाया है, राइट। सो जनता के रिप्रेजेंटेटिव तो वही रहेंगे जिनको जनता ने चुना है। अब यहां पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट डिफिकल्ट भी आप बोल सकते हो कि समझने में थोड़ी सी गड़बड़ हमें लगती है कि ये क्या होना चाहिए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आती है कि मेथड कौन सा यहां पे यूज किया जाता है। तो मेथड यहां पे यूज किया जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इनको दो पार्ट्स में तोड़ देते हैं, एक बना लेते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और एक बना लेते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इन दोनों टर्मिनोलॉजीज का मतलब मैं आपको समझाने वाला हूं अगली स्लाइड में ही। उससे पहले देख लेते हैं कि यहां पे जब वोट होती है तो बैलेट पेपर के बेसिस के ऊपर वोट होती है। यहां पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं होता है, आपने क्लियर रखना है। बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब एक आपके पास इस तरीके से पर्ची होगी, उसके ऊपर क्या है, कैंडिडेट्स के नाम लिखे होंगे और आप वहां पे प्रेफरेंस दोगे और फिर उस पर्ची को आप बॉक्स के अंदर डाल दोगे। और यहां पे जो बैलेट पेपर है ये आपका रहता है ओपन बैलेट पेपर। यहां पे लिखा ना मैंने कि ओपन बैलेट पेपर की सहारे से यहाँ पे जो इलेक्शंस है ये होते हैं। बट वो जो ओपननेस है ना, ओपननेस का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि मैं एक एमएलए हूं और मैं बीजेपी पार्टी से बिलोंग करता हूं, तो जब मैं वोट करूंगा तो मैं अपनी पार्टी को अपना जो बैलेट पेपर है वो दिखाऊंगा कि ये देखो मैंने आपने जिसको बोला था उसी को वोट किया है। और जब बोल देते हैं कि सीक्रेट बैलेट पेपर, उसमें फिर वो जो एमएलए होगा उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। सो हमारे देश में जब राज्यसभा के इलेक्शंस होते हैं तो ये ओपन बैलेट पेपर पे होते हैं, मतलब अगर किसी कैंडिडेट ने वोट किया है तो वो अपनी पार्टी को शो करेगा कि मैंने किसको वोट किया है। बट लिमिटेड ओपननेस है। लिमिटेड ओपननेस का मतलब क्या होता है कि सारे पार्टी के कैंडिडेट्स को शो करने की जरूरत नहीं है, सबको ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ एजेंट को दिखाओगे, पार्टी एजेंट को। अब देखो यहां पे इलेक्शंस कौन करवा रहा है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा हर एक पार्टी का एक पार्टी एजेंट वहां पे बिठाया जाता है। जब उस पार्टी का कैंडिडेट वोट करेगा तो वो अपने बैलेट को पहले उस एजेंट को दिखा के उसके बाद उसको बॉक्स के अंदर डालेगा। सारी पार्टी के कैंडिडेट्स को दिखाने की जरूरत नहीं है, मतलब ओपननेस तो है बट लिमिटेड ओपननेस है। बट आप याद रखो कि ओपन बैलेट के बेसिस के ऊपर यहाँ पे इलेक्शन जो है वो होते हैं। अब हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। मीनिंग क्या है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का, तो यहां पे एग्जांपल के लिए मैंने यूपी की जो विधानसभा है उनकी सीट्स की एग्जांपल ली है। तो यहां पे देखो कि टोटल अगर हम बात करें तो यूपी के अंदर हमारे पास कितनी सीट्स हैं, 403 सीट्स हैं यूपी के अंदर। टोटल एमएलए की सीट कितनी है, 403 सीट, जिसमें जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो किसकी है, एनडीए की, ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है उनकी जो सरकार है वो यूपी के अंदर चल रही है। और टोटल सीट्स उनके पास कितनी है, 286 सीट्स है।
कितनी सीट्स हैं? 286 सीट्स। इसके बाद अगर हम ऑफिशियल ऑपोजिशन की बात करें तो उनके पास 110 सीट्स हैं, राइट। अदर ऑपोजिशन की बात करें, किसी के पास 2 सीट्स हैं, किसी के पास 1 सीट है और 4 सीट्स आपकी वेकेंट पड़ी हुई है। तो मतलब अलग अलग पार्टीज के पास या गठबंधनों के पास अलग अलग तरह का प्रोपोर्शन ऑफ सीट आपको देखने को मिलता है। अब यहां पे एग्जांपल देखो, रूलिंग है एनडीए और एनडीए के पास टोटल 403 में से कितनी सीट्स हैं? मैंने आपको बताई 286 सीट्स हैं। अब देखो 286 सीट्स का अगर आप ध्यान से देखो ये कितना परसेंटेज बनेगा 403 का। अगर हम यहां पे देखें कि 286 सीट्स डिवाइडेड बाय 403 इंटू 100 तो कितने परसेंट बन जाएगा आपका? अराउंड 70% बन जाएगा। 70.9% एग्जैक्ट आपके पास ये आ जाएगा। मतलब अराउंड 70% जो टोटल सीट्स हैं वो किसके पास है? वो एनडीए के पास है। तो ऑटोमेटिकली इस बार जैसे अगर हम बात करें यूपी में जो राज्यसभा के इलेक्शन हो रहे हैं वो हो रहे हैं 10 सीट्स के लिए। कितनी सीट्स के लिए? 10 सीट्स के लिए इलेक्शन हो रहे हैं। सो ऑटोमेटिकली ये तो आपको क्लियर है कि अगर 70% वहां पे एमएलए आपके जो बैठे हुए हैं वो किस पार्टी से हैं? एनडीए से हैं। तो वहां पे 10 के पीछे 7 जो है वो जो एमपी चुने जाएंगे राज्यसभा के वो कहां से आएंगे? ऑटोमेटिकली एनडीए से ही आएंगे। इसी तरीके से आप बोल सकते हो ऑपोजिशन के पास 110 सीट्स हैं तो उनका कुछ परसेंटेज रहेगा, उनके पास एक आधी सीट रहेगी। सो इस तरीके से आप बोल सकते हो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होती है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब टोटल जो सीट आपकी विधानसभा की है उसमें से जितना प्रोपोर्शन आपके पास है ऑटोमेटिकली क्लियर है कि टोटल जितनी सीट्स के लिए इलेक्शन हो गए उसमें से उतना परसेंटेज ही जो मेंबर है वो रूलिंग पार्टी के या ऑपोजिशन की पार्टी के जाएंगे। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। इट इज इंपॉर्टेंट और ये आपको किसी बुक के अंदर नहीं बताया जाता है। देन उसके बाद मैंने ये तो बता दिया कि चलो इलेक्शंस होंगे। अब इलेक्शंस में हमारे पास जो मेथड इस्तेमाल किया जाता है दैट मेथड इज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सो पहले तो हम ये पढ़ते हैं कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब क्या होता है। तो यहां पे एक एग्जांपल देखो, मान लो आपके पास 4 कैंडिडेट है। एक कैंडिडेट है ए, ये उसका बक्सा हो गया। एक कैंडिडेट है बी, ये उसका बक्सा हो गया। एक कैंडिडेट है सी, ये उसका बक्सा है। एक कैंडिडेट है डी, ये उसका बक्सा है। ठीक है, तो ये 4 कैंडिडेट हैं जो इलेक्शंस में खड़े हुए हैं। ठीक है, राज्यसभा के इलेक्शंस में खड़े हुए हैं। अब जब यहां पे कोई भी एमएलए वोट करेगा ना तो उसके पास एक बैलेट पेपर रहेगा और उस बैलेट पेपर के ऊपर क्या है? प्रेफरेंस बताई जाएगी। फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस एंड फोर्थ प्रेफरेंस, राइट। अब यहां पे क्या है? मान लो ये जो कैंडिडेट है जो वोट कर रहा है ये सबसे पहले इसकी चाहत, सबसे पहले इसकी प्रेफरेंस जो है वो है बी। तो फर्स्ट प्रेफरेंस पे ये बी को रखेगा। सेकंड जो इसकी प्रेफरेंस है वो मान लो है ए, तो यहां पे ए को रखेगा। थर्ड प्रेफरेंस पे सी को रखेगा एंड फोर्थ प्रेफरेंस पे डी को रखेगा। इस तरीके से हर एक एमएलए, ये तो एक के बैलेट पेपर का मैंने आपको बताया, हर एक एमएलए जो है वो इसी तरीके से बैलेट पेपर के ऊपर क्या करेगा? प्रेफरेंसेस देगा, राइट। अब जब काउंटिंग होगी तो मान लो एक एमएलए का आपने बैलेट पेपर उठाया है ना, वो पर्ची उठाई, उसके ऊपर आपने देखा कि सबसे पहली प्रेफरेंस जो है वो ए को दी गई है, तो वो बैलेट पेपर यहां पे डाल दिया जाएगा इस बॉक्स में। अच्छा, सेकंड बैलेट पेपर उठाया, उसमें देखा कि अगेन ए को ही फर्स्ट प्रेफरेंस है तो उसको भी यहां पे डाल दिया जाएगा उस पर्ची को। देन उसके बाद थर्ड आपने बैलेट पेपर उठाया तो उसमें देखा कि सी को फर्स्ट प्रेफरेंस दी गई है तो उसको यहां पे डाल दिया जाएगा। सिर्फ फर्स्ट प्रेफरेंस देख रहे हो, जब आप पर्ची उठा रहे हो आप सिर्फ इतना देख रहे हो कि वहां पे फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दी है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ की आप अभी बात नहीं कर रहे हो। देन नेक्स्ट उठाया, उसमें मान लो डी को दी है। नेक्स्ट उठाया, अगेन सी को दी है फर्स्ट प्रेफरेंस। नेक्स्ट उठाया, बी को दी है। अगेन नेक्स्ट उठाया, बी को दी है। इस तरीके से आप बोल सकते हो फर्स्ट प्रेफरेंस की वोट्स जो है बॉक्सेस में डिवाइड कर दी जाएंगी कैंडिडेट के नेम के अकॉर्डिंग। अब बात यह है कि जीतने के लिए कितनी फर्स्ट प्रेफरेंसेस आप बोल सकते हो किसी कैंडिडेट को अचीव करनी पड़ेंगी। सो कितनी वोट्स चाहिए उस कैंडिडेट को जीतने के लिए। दिस इज द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मेथड, राइट। अब यहां पे समझो कि कितनी वोट्स चाहिए होती हैं। तो नंबर 1 आपने यहां पे क्लियर रखनी है बात कि यहां पे एक आपका फॉर्मूला यूज किया जाता है। फॉर्मूला क्या है कि कितनी वोट्स चाहिए एज अ विनर डिक्लेयर होने के लिए। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? टोटल नंबर ऑफ वोट्स। टोटल नंबर ऑफ वोट्स अगर हम यूपी की बात करते हैं तो यूपी के अंदर टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितनी रहेंगी?
403, क्योंकि 403 वहां पे आप बोल सकते हो हमारे कैंडिडेट है। सिंपल एग्जांपल लेते हैं, वेकेंट सीट वगैरह को छोड़ दो, सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं मैं जस्ट, ठीक है। सो 403 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वोट्स रहेंगी, मतलब जो वोट करेंगे। डिवाइड करना है आपने किसके साथ, आपने डिवाइड करना है नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स। कितनी सीट्स के लिए इस बार इलेक्शन हो रहे थे, तो इलेक्शन हो रहे थे 10 सीट्स के लिए, प्लस कर देना है आपने 10 में 1, तो ये आपने प्लस कर दिया, एंड बाद में बाहर भी एक बार प्लस कर देना है। तो आप इसको कैलकुलेट करके देखो, 403 हमारे पास टोटल है, नीचे हमारे पास 10 प्लस 1 हो जाएगा 11, प्लस 1 हो जाएगा 12, मतलब 403 डिवाइडेड बाय 12। 403 को 12 के साथ डिवाइड करोगे तो अराउंड अगर हम यहां पे बात करें 34 नंबर जो है वो आएगा। इसका मतलब क्या है कि एक कैंडिडेट को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मेथड में जीतने के लिए 34 वोट्स चाहिए होंगी। 403 में से 34 वोट्स आप बोल सकते हो चाहिए होंगी। तो जैसे यहां पे मैंने आपको बताया था कि 4 हमारे पास बॉक्सेस हैं, तो मान लो यहां पे ये ए का बॉक्स था, ये बी का, ये सी का और ये डी का, ठीक है। फर्स्ट प्रेफरेंस की वोट काउंट होगी, इसकी भी फर्स्ट प्रेफरेंस की वोट्स काउंट होगी, इसकी भी फर्स्ट प्रेफरेंस की वोट्स काउंट होगी, लेकिन कोई भी कैंडिडेट 34 जो वोट्स हैं वो अचीव नहीं कर पाया, मतलब उतनी वोट्स उसको नहीं मिली है। तो मतलब कोई भी अभी तक एज अ इलेक्टेड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। तो फर्स्ट प्रेफरेंस की सारी वोट्स काउंट होगी, लेकिन किसी भी कैंडिडेट को 34 नहीं मिली है, तो मतलब कोई भी अभी जीता नहीं है। तो फिर क्या किया जाएगा, जिसके पास सबसे कम होगी, मान लो डी के पास सबसे कम है, डी को बाहर कर दिया जाएगा, डी को बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन जिन बंदों ने डी को फर्स्ट प्रेफरेंस दी थी उनकी वोट्स जो है वो वेस्ट नहीं जाएंगी। जैसे मान लो कि यहां पे एक बैलेट पेपर डाला गया है, उसके अंदर फर्स्ट प्रेफरेंस तो ऑटोमेटिकली डी ही होगा अगर मैं डी के बॉक्स से निकाल रहा हूं। सेकंड प्रेफरेंस वहां पे बी दिया गया है, तो उस बैलेट पेपर को डी के बॉक्स से निकाल के कहां भेज दिया जाएगा, बी में। देन एक और बैलेट पेपर उसी के बॉक्स से निकाला, वहां पे सेकंड प्रेफरेंस मान लो सी को दिया गया है, तो वो कहां चला जाएगा, सी में। एक और निकाला, उसमें मान लो सेकंड प्रेफरेंस ए को दिया है, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस तो डी ही रहेगा ना, क्योंकि डी के बॉक्स से मैं निकाल रहा हूं। तो ए को दिया गया है, तो वो वाला मैं बैलेट पेपर किस में डाल दूंगा, ए में डाल दूंगा। मतलब उसमें जो बैलेट पेपर पड़े हुए थे, जो चिट्स पड़ी हुई थी, वो इस तरीके से सेकंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दी जाएंगी। फिर देखा जाएगा कि अगर कोई 34 जो वोट्स है उसको मिल रही है, तो वो पर्सन को एज अ इलेक्टेड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो यहां पे इस फॉर्मूला को आपने याद रखना है कि क्या फॉर्मूला यूज किया जाता है, ये जानने के लिए कि कम से कम आपको कितनी वोट्स चाहिए एज अ इलेक्टेड कैंडिडेट डिक्लेयर होने के लिए, राइट। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू द राज्यसभा इलेक्शन ही। नंबर 1 कि कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2006 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह डिक्लेयर किया गया कि राज्यसभा के इलेक्शंस में अगर मान लो कोई कैंडिडेट, मान लो यहां पे बीजेपी का कैंडिडेट है, ठीक है, बीजेपी का कोई एमएलए है, बीजेपी ने बोला कि हमने सिर्फ ए जो पर्सन खड़ा हुआ है उसको वोट करनी है, बट उनका एक एमएलए क्या बोलता, मैं ए को वोट नहीं करूंगा, मैं बी को वोट करूंगा। बीजेपी ने बोला कि ए को वोट करना है, लेकिन उनका एमएलए बोलता कि मैं बी को वोट करूंगा। मतलब क्या है, वो अपनी पार्टी के इंस्ट्रक्शंस के अगेंस्ट जा रहा है। उन बेसिस के ऊपर उस एमएलए के ऊपर क्या एंटी डिफेक्शन लग सकता है, लगता है एंटी डिफेक्शन। लेकिन राज्यसभा के इलेक्शंस में डिफेक्शन नहीं लगता है। एंटी डिफेक्शन जो 10th शेड्यूल की हम बात करते हैं 1985 में 52nd अमेंडमेंट से जिसको ऐड किया गया, वो राज्यसभा में इंप्लीमेंट नहीं होता है, राज्यसभा के इलेक्शंस में सॉरी इंप्लीमेंट नहीं होता है। तो ये किस केस में बोला गया है, कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2006 के अंदर। तो मतलब अगर किसी असेंबली के अंदर कोई एमएलए अपनी पार्टी के अगेंस्ट जाके किसी दूसरे कैंडिडेट को वोट कर रहा है, उस बेसिस के ऊपर एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा। क्लियर रखना है, मेंस के लिए आप इसको एज एग्जांपल भी यूज कर सकते हो। नंबर 2 चीज, अगर कोई भी कैंडिडेट, मान लो कोई भी एमएलए जिसने वोट करना है, वो कहां पे है, वो है जेल के अंदर, हिरासत के अंदर है, तो क्या वो वोट करेगा? तो यहां पे हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है, दैट इज सेक्शन 62 क्लॉज 5 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, जिसमें बोला जाता है कि अगर कोई एमएलए
इलेक्शन, राज्यसभा के इलेक्शंस के दौरान जेल के अंदर है तो वो वोट करने का अधिकारी नहीं रहेगा। तो इस सेक्शन को आपने याद रखना है, सेक्शन 62 क्लॉज 5 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। और ये जो बात है ये कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर की गई है। नेक्स्ट उसके बाद बात आती है कि राज्यसभा के अंदर कुछ नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स भी होते हैं, और नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स के बारे में लिखा गया है आर्टिकल 80 क्लॉज 3 के अंदर। सो आर्टिकल 80 क्लॉज 3 की अगर हम बात करते हैं, यहां पे बोला जाता है कि टोटल 12 जो है वो नॉमिनेटेड मेंबर होंगे, और किसके द्वारा उनको नॉमिनेट किया जाएगा? बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने के ऊपर प्रेसिडेंट क्या है? 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है। अब ये 12 मेंबर्स कौन सी फील्ड से आने चाहिए? तो एक हमारे पास साइंस है, दूसरा हमारे पास आर्ट है, तीसरा हमारे पास लिटरेचर है, और चौथा हमारे पास है सोशल सर्विस। इन 4 फील्ड से 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट इन राज्यसभा। इसको आपने क्लियर रखना है, राइट? देन उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज कि अगर मान लो राज्यसभा के इलेक्शंस हुए, वैसे तो मैंने आपको बताया है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती है, बट हर 2 साल के बाद क्या है, 1/3 मेंबर्स को रिटायर कर दिया जाता है। अगर मान लो रिटायरमेंट से पहले ही किसी मेंबर ने रिजाइन कर दिया, या फिर किसी की डेथ होगी, या फिर किसी डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से उस मेंबर को निकाल दिया गया, तो क्या वो सीट इलेक्शन होने तक खाली रहेगी? मान लो कि अभी जैसे इलेक्शंस हो रहे हैं, किसी कैंडिडेट को 2024 के अंदर इलेक्ट किया गया है ना, और यहां पे जो कैंडिडेट होता है, जो आपका एमपी है राज्यसभा के केस में, जो राज्यसभा का मेंबर है, राज्यसभा के मेंबर का जो टेन्योर है वो कितना रहता है? वो रहता है 6 इयर्स। राज्यसभा का कोई टेन्योर नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना। राज्यसभा इज अ कॉन्टिन्यूअस हाउस, ये कभी डिसॉल्व नहीं होता, इसका कोई टर्म नहीं है। बट एक बार अगर कोई पर्सन राज्यसभा का मेंबर बनता है तो कितने समय के लिए रहता है? वो रहता है 6 सालों के लिए। सो राज्यसभा के मेंबर का टर्म ऑफ ऑफिस है, बट राज्यसभा का कोई टर्म नहीं है। जैसे लोकसभा हर 5 साल के बाद डिसॉल्व होती है, राज्यसभा इज अ कॉन्टिन्यूअस चैम्बर, ये डिसॉल्व नहीं होता। अगर कोई बोल दे कि 6 ईयर इज अ टर्म फॉर राज्यसभा, नो, 6 ईयर इज अ टर्म फॉर मेंबर ऑफ राज्यसभा। जो वहां पे मेंबर बनेगा वो 6 साल के लिए रहेगा। मान लो कि 2024 में किसी बंदे को इलेक्ट किया गया, और उस बंदे ने क्या है 2 साल के बाद वहां पे रिजाइन कर दिया, या 1 साल के बाद ही मान लो रिजाइन कर दिया, 2025 में जाके उसने रिजाइन कर दिया। अब रिजाइन कर दिया तो उसकी सीट तो खाली होगी, तो वो वैकेंसी को फिल करने के लिए क्या बाईपोल किया जा सकता है? क्या दोबारा से इलेक्शंस करवाए जा सकते हैं? तो बिल्कुल करवाए जा सकते हैं। बट अगर जैसे मान लो कि 2024 में ये बंदा इलेक्ट हुआ था, 2025 में साल के बाद जाके इसने क्या कर दिया? रिजाइन कर दिया, वहां पे इलेक्शंस करवा के आपने नया बंदा चुन लिया, नया कैंडिडेट चुन लिया। अब वो 6 सालों के लिए नहीं रहेगा, वो जो रिमेनिंग पीरियड है, जिस कैंडिडेट ने रिजाइन किया उसका रिमेनिंग पीरियड कितना बचा हुआ था? 5 साल बचा हुआ था। 1 साल तो वो रहा, उसके बाद रिजाइन कर दिया, 5 साल बचा हुआ था। सो वो 5 सालों के लिए ही रहेगा, जो आप नया कैंडिडेट यहां पे इलेक्ट करोगे, 6 सालों के लिए नहीं रहेगा। बाईपोल्स होते हैं, बट ओनली फॉर द रिमाइंडर टाइम पीरियड। इसको आपने ध्यान में रखना है। दैट्स इट। यही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू राज्यसभा के इलेक्शंस, और आई होप आपको ये लेक्चर जो है वो अच्छा लगा होगा, ये सेशन, ये डिस्कशन अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसमें कई सारी चीजें हमने ऐसे डिस्कस की हैं जो आपको टेक्स्ट बुक के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। जैसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की हमने बात की है, एंड हमने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात की है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस फॉर योर preparation.